नमस्कार बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th थीम 2 चैप्टर 2 रिमेनिंग पार्ट। धीरे धीरे हम सीरीज़ के अंदर ये आपको बताने जा रहे हैं। तो न्यू टॉपिक है डिवाइन किंग्स। राजा को देवता तुल्य माना जाता था। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद ए वैरायटी ऑफ डाइटीज़। जो भी ऊंचा आसन होता था, जिस व्यक्ति को बड़े लेवल पे मान लिया जाता था राजा, उसे देवता तुल्य उसकी जो महिमा है मान ली जाती थी। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाय द कुषाण्स। ऐसा सबसे पहले परिस्थिति कुषाण शासकों ने बनाई। ये बात है फर्स्ट सेंचुरी सी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। हु रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिमी एशिया तक इंडिया तक राज किया। देयर हिस्ट्री हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सटुअल ट्रेडिशंस। उनका जो इतिहास है वापस उसका पुनः चित्रण किया गया अभिलेखों के माध्यम से और जो दस्तावेजों में जो उल्लेखित है उनके माध्यम से। द नोशंस ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस्ड इन देयर कोइंस एंड स्कल्पचर। राजशाही का भी जो विचार है उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जनता के सामने रखा, सिक्कों के माध्यम से और मूर्तियों के माध्यम से। कोलोसल स्टेटस ऑफ कुषाण रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन ए श्राइन एट मत नियर मथुरा। ऐसे ही कुछ स्टैचू हैं, मूर्तियां हैं कुषाण शासकों की, हमें मथुरा में माट नामक जो सराय है वहाँ मिली है, यूपी की बात है। सिमिलर स्टैचू हैव बीन फाउंड इन श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल। ऐसी ही एक और हमें जो स्टैचू है, मूर्ति है, वो हमें अफगानिस्तान के सराय में मिली है। सम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट्स दैट द कुषाण्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स गॉड लाइक। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि कुषाण शासकों ने अपने आप को भगवान तुल्य बना लिया था। मैनी कुषाण रूलर्स आल्सो अडोप्टेड द टाइटल देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। बहुत से कुषाण शासकों ने उपाधि धारण की देवपुत्र या भगवान का पुत्र। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज, हो सकता है ये उन्होंने प्रेरणा चीनी शासकों से ली होगी। हु कॉल्ड देमसेल्व सन्स ऑफ हेवन, जो कि अपने आप को स्वर्ग का पुत्र मानते थे। देखिए आगे, बाय द 4th सेंचुरी, चतुर्थ शताब्दी आते आते, देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्त एम्पायर। चतुर्थ शताब्दी आते आते सबूत मिले हैं बड़े बड़े राज्यों के, जिसमें एक का उल्लेख है गुप्त साम्राज्य। मैनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन सामंत्स, इनमें बहुत से शासक थे वो सामंतों पे निर्भर थे। सामंताज मैन हु मेंटेन्ड देमसेल्व थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। ये सामंताज कौन होते थे? ये लोकल, ये जमींदार प्रकार से होते थे जो कि देहाती स्रोतों के माध्यम से जमीनों पर अपना नियंत्रण रखते थे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट रूलर्स। वे राजा को आश्रय दिया करते थे या कुछ भेंट दिया करते थे, और इसके अलावा मिलिट्री सपोर्ट, आर्मी का सहयोग भी शासकों को दिया करते थे। पावरफुल सामंताज कुड बिकम किंग्स, आगे चल के इन्हीं सामंतों में से कुछ शक्तिशाली होते थे, वो राजा बन जाते थे। कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, क्योंकि जो कमज़ोर शासक होता था वह अपने अधीनस्थों की शक्तियां कम कर देता था। इसी मौके का फ़ायदा उठा के कुछ शक्तिशाली सामंत अपने आप को शासक घोषित कर देते थे। Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions, including प्रशस्तिज।
composed in praise of kings in particular and patrons in general by poets. इतिहासकारों ने गुप्त शासकों के इतिहास का पुनर्चित्रण किया साहित्य के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से और प्रशस्ति के माध्यम से, जो राजा के गुणगान में कवियों के द्वारा लिखी जाती थी. While historians often attempt to draw factual information from such compositions, जबकि इतिहासकार है ये इन सूचनाओं को कई बार कुछ बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति में कही गई बातें भी मानी है. इतिहासकारों ने इन बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ माना है. Those who compose and read them often treasured them as works of poetry. जिन लोगों ने इनको लिखा है या जो इनको पढ़ते हैं वो ये सोचते हैं कि कवियों का ये कार्य है जिन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा है. द पांड्या चीफ सेनगु टू वन विजिट द फॉरेस्ट. देखिए यहाँ पर एक पांड्या जो राजा है वो जब किसी जंगल में घूमने जाता है तो किस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया होती है. दिस इज एन एक्सर्व्ड, ये उल्लेखित है फ्रॉम द कहाँ से, शिलापादिक्रम एंड एपिक मान महाकाव्य रिटन इन तमिल. तमिल में एक महाकाव्य रिटन है, लिखित है, शिलापादिक्रम, वहाँ से लिया गया है. जब राजा जब जंगल में जाता है तो देखो क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है. When he visited the forest, जब जंगल में गया, people came down the mountain, लोग पहाड़ों से नीचे आ गए, सिंगिंग गाने लगे एंड डांसिंग नाचने लगे. जस्ट जैसे कि एज द डिफीटेड शो रिस्पेक्ट टू द विक्टोरियस किंग, जिससे एक हारे हुए लोग हैं जीते हुए राजा के प्रति सम्मान दिखाते हैं. सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स, इसलिए वो लेके आए हैं गिफ्ट, भेंट, आइवरी, हाथीदांत, फ्रेग्रेंट फूड, नक्काशीदार डिजाइनदार लकड़ियाँ, नक्काशी की हुई, फैंस मेड ऑफ देयर हेयर ऑफ डियर, जो हिरण के जो बाल है उनसे बने हुए पंखे, हनी, शहद, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियाँ, रेड ऑक्रे, ये भी एक प्रकार का चीज़ है, एंटीमनी, टर्मरिक हल्दी, कार्डमोम हल्दी, लौंग, काली मिर्च, पीपर, इटीसी. दे ब्रोड कोकोनट्स, इसके अलावा और क्या क्या लाए हैं, नारियल, मैंगोज, आम, मेडिसिनल प्लांट, जड़ी बूटियाँ, फ्रूट्स, फल, ओनियंस, प्याज, शुगर केन, चीनी, गन्ना, फ्लावर्स, फूल, एरिका, नट, बनानास, केला, बेबी टाइगर्स, लॉइंस, चीतों के छोटे बच्चे, शेरों के बच्चे, लॉइंस, एलिफेंट्स, हाथी, मंकी, बंदर, बियर, भालू, डियर, हिरण, मस्क डियर, एक प्रकार का हिरण, फॉक्स, लोमड़ी, पिकॉक्स, मोर, मस्केट, एक प्रकार की बिल्ली, वाइल्ड कॉक्स, जंगली मुर्गे, स्पीकिंग पैरोट्स, बोलने वाले तोते, ये सारी चीज़ें उन्होंने भेंट की. वाई डिड पीपल ब्रिंग दीज गिफ्ट्स, ये लोग, ये आम जनता ये भेंट क्यों लेके आई. वाट वुड द चीफ हैव यूज दिस फॉर, ये राजा इनका क्या इस्तेमाल करेगा. आप सोच सकते हैं कि जनता के मन और मस्तिष्क में राजा के प्रति क्या भावना रही होगी. एक कुषाण कॉइन ऑफ वर्स, देखिए किंग कनिष्क डाइटी, देखिए आप राजा कनिष्क को एक देवता की तरह महिमा मंडित किया गया है. रादर देन एन अकाउंट दैट वी वर लिटरली ट्रू, हाँ वो कहते हैं कि साहित्यिक तौर पे जो लिखा गया है वो ज़्यादा ट्रू है और ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति में है. द प्रयाग प्रशस्ति, आल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो प्रयाग प्रशस्ति है, कंपोज इन संस्कृत बाई हरिसेन, जो कि हरिसेन समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ है. द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे. आर्ग्यूअली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स, उन्होंने बिना तर्क के ये कहा है कि 4वीं शताब्दी में गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली थे. इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के प्रशंसा में क्या लिखा हुआ देखिए आप. दिस इज एन एक्सर्व्ड फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से लिखा हुआ है. ही वॉज विदाउट एन एंटेगोनिस्ट ऑन अर्थ, ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ हिज मैनी गुड क्वालिटीज एडोन्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस, निसंदेह वह पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली था
उसमें हजारों अच्छी, सैकड़ों की संख्या में उसने अच्छे कार्य किए और उसमें अच्छी आदतें थी। हैज़ वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ द अदर किंग्स विद द सोल्स ऑफ हिज फीट। और जहाँ वो अपने चरण रख देता था वहाँ दूसरे राजाओं की प्रसिद्धि लुप्त हो जाती थी। ही इज पुरुष सुप्रीम बीइंग, सबसे शक्तिशाली था। बीइंग द कॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड, इनकम्प्रहेंसिबल। अच्छे लोगों के लिए वो अच्छा था और बुरे लोगों के लिए वो विनाशक था। ही इज वन हुज टेंडर हर्ट, जिसका हृदय विशाल है, कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाई डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी, और उसके हृदय को भक्ति से और मानवीयता से जीता जा सकता है। ही इज पोजेस्ड ऑफ कंपेशन, उसमें सारे गुण है। ही इज द गिवर ऑफ मैनी हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ काउज, वह सैकड़ों हजारों की संख्या में गायों को दान करने वाला है। माइंड हैज़ रिसीव्ड सेरिमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द मिजरेबल, और उसके दिल और दिमाग में गरीबों के लिए भरपूर दया भरी पड़ी है। द पुअर, गरीब लोगों के लिए। द फॉरलॉर्न एंड द सफरिंग, जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए। ही इज रिस्प्लेंडेड एंड एम्बॉडीड किंगडम्स टू मैनकाइंड, काइंडनेस टू मैनकाइंड, वह दया उसमें कूट कूट के भरी हुई लोगों के लिए। ही इज इक्वल टू द गॉड्स, कुबेर द गॉड ऑफ वेल्थ, जो धन का देवता है कुबेर, उसके समकक्ष उसे माना गया है। वरुण द गॉड ऑफ द ओशन, समुद्र देवता के समकक्ष माना गया है। इंद्र द गॉड ऑफ रेन्स, बरसात के देवता, वर्षा के देवता के समक्ष माना गया। एंड यम द गॉड ऑफ डेथ, यमराज देवता, यमराज के समकक्ष उसको माना गया है, जो मृत्यु का देवता है। ये सारी चीज़ें हैं। ये आपके सामने एक मूर्ति है, ये देखिए आप, इस पे ये कनिष्क की है, सैंड स्टोन स्कल्पचर ऑफ ए कुषाण किंग, कनिष्क का है ये। यहाँ पे किस प्रकार से इसकी तलवार, इसके बाजू, हाथ सब बने हुए, इस ऊपर का इसका धड़ नहीं है। द सुदर्शन लेक इन गुजरात, फाइंड गिरनार और मैप टू द सुदर्शन लेक वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वोयर, एक कृत्रिम झील है सुदर्शन झील। वी नो अबाउट इट फ्रॉम ए रॉक इंस्क्रिप्शन 2nd century इन संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द शाक रूलर रुद्रदमन। हमें इसका जिक्र 2री शताब्दी में जो शाक्य राजा हुए हैं रुद्रदमन, उनका एक अभिलेख लिखा हुआ, उनके बारे में लिखा हुआ है संस्कृत में, उससे हमें जानकारी मिली है। द इंस्क्रिप्शन mentions that the lake with embankments and water channels was built by a local governor during the rule of the Mauryas। अभिलेख में ये बताया गया है कि ये जो नहर झील है और इसकी जो दीवारें बनी हुई है, ये जो इसकी वाटर चैनल बने हुए हैं, ये मौर्य शासन काल के समय में यहाँ के प्रांतीय गवर्नर के माध्यम से बनाया गया। हाउएवर ए टेरिबल स्टॉर्म ब्रोक द एम्बैंकमेंट एंड वाटर गस्ट आउट ऑफ द लेक, एक भयानक तूफान आया जिसकी वजह से इसका किनारा बांध टूट गया, इसका पानी बह गया। रुद्रदमन हु वाज देन रूलिंग इन द एरिया, उस वक्त रुद्रदमन शासक वहाँ शासन कर रहा था। क्लेम्ड टू हैव गोट द लेक रिपेयर्ड यूजिंग हिज ओन रिसोर्सेज, उसने घोषणा की और ये दावा किया कि उसने अपने खर्चे से इस झील, सुदर्शन झील है, इसका पुनर्निर्माण करवाया। विदाउट इम्पोजिंग एनी टैक्स ऑन इस सब्जेक्ट, उसने जनता पर बिना कर लगाए इसका निर्माण करवाया। अनोदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक, एक और अभिलेख इस पर लिखा हुआ है 5th century का, मेंशंस हाउ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी गोट द लेक रिपेयर्ड वंस अगेन, जिसमें लिखा हुआ है कि गुप्त राजवंश के समय में, साम्राज्य के समय में एक गुप्त शासक ने भी इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया था। देखिए आगे, ए चेंजिंग कंट्री साइड, बदलता हुआ परिदृश्य। पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स, शासकों के बारे में या शासक विषयों के बारे में क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स, जो अभिलेख लिखे हुए हैं वो हमें सारी बातों के जवाब नहीं देते हैं। इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस,
जबकि आपको पता है कि वास्तविक लोग हैं कभी भी अपना डाटा, अपना जो लेखा जोखा है, अपना अनुभव कहीं नहीं छोड़ते। नेवरथलेस, इसके अलावा हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग स्टोरीज कंटेंट इन एंथोलॉजी सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र। इसके अलावा इतिहासकारों ने इन राजाओं के बारे में, साम्राज्य के बारे में जातक कथाएं और पंचतंत्र से कुछ विचार लिए हैं, पता करने का प्रयास किया है कि उस वक्त कैसा शासन था। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज प्रोबेबली ओरिजिनेटेड एज पॉपुलर ओरल टेल्स दैट वर लेटर कमिटेड टू राइटिंग। इनमें बहुत सी कहानियाँ हैं दंत कथाओं से ली गई है, लोकप्रिय दंत कथाओं से ली गई है, जिनको बाद में लिखा गया। द जातकास वर रिटन इन पाली। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, और ये लगभग प्रथम शताब्दी के लगभग की बात है। ये फर्स्ट मिलेनियम से ही। हाँ, वन स्टोरी नोन एज द गंडा टिंडू जातक डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ ए विकेड किंग, जिसमें एक चालाक राजा के बारे में बताया गया है। दीज इंक्लूडेड एल्डरली वीमेन एंड मैन, इसमें एक बुजुर्ग महिला और पुरुष है। कल्टिवेटर्स, खेती करने वाले हैं। हर्डर्स, भेड़ बकरी चराने वाले हैं। विलेज बॉय, गांव के लोग। एंड इवन एनिमल्स, जानवरों का भी उल्लेख है। व्हेन द किंग वेंट इन डिस्क्यूज टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट अबाउट हिम, सभी में जनता, एक राजा जब वहाँ गया और उसने देखा कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, ईच वन ऑफ देम कास्ट हिम फॉर देयर मिजरीज, तो सभी लोगों ने उसे श्राप दिया दुख आपदाओं के लिए। कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रोबर्स एट नाइट एंड बाय टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे, शिकायत की कि रात को तो लुटेरे हमें लूट लेते हैं और दिन में टैक्स कलेक्टर्स हमें दिन में लूट लेते हैं। टू escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए जनता जंगलों में, गांव छोड़ के जंगलों में चली गई और वहां रहने लगी। एज दिस स्टोरी इंडिकेट्स, इस कहानी ने हमें यह बताया है, द रिलेशनशिप बिटवीन ए किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन कुड ऑफन बी स्ट्रेंड। गांव की जो जनता है और जो राजा है उनके बीच में जो संबंध है वो दूरी का है। किंग्स फ्रेक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस। राजा हमेशा अपनी ज़रूरतें ऊंचे ऊंचे कर लगा के पूरी करने का प्रयास करता है। एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड ऑप्रेसिव, और किसान आमतौर पर इन मांगों को दमनकारी मानता है। एस्केपिंग इनटू द फॉरेस्ट रिमेंड एन ऑप्शन, इसके पास एक ही चारा बचता है कि जंगलों में चले जाए। एज रिफ्लेक्टेड इन द जातक स्टोरी, जैसा कि जातक स्टोरी में हमें दर्शाया जाता है या दिखता है। मेनवाइल, इसी दौरान अदर स्ट्रेटेजीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेज आल्सो केम टू बी अडोप्टेड। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ भी बनाएगी कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो ही तो जनता टैक्स देगी, ये भी चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाएंगे। वन सच स्ट्रेटेजी वाज द शिफ्ट टू प्लफ एग्रीकल्चर विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली सच एज दोज ऑफ द गंगा एंड द कावेरी फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये एक सुनियोजित कार्य किया गया। गंगा नदी और कावेरी नदी है, उनके आसपास का जो इलाका है वहाँ जो अलुवियल जो मिट्टी है वो वहाँ ज़्यादा है, नदी के माध्यम से बह के आती है, तो वहाँ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया ताकि वहाँ ना ज़्यादा उगे। द आयरन टिप्ड प्लफ शेर वाज यूज टू टर्न द अलुवियल सोइल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। नुकीला आयरन टिप्ड प्लफ शेर हो गया। हल का इस्तेमाल किया गया जो लोहे का बना हुआ था, जिससे इस मिट्टी को बिल्कुल बराबर करके यहाँ उत्पादन के योग्य बनाए जा सके। इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली की बात है ये। प्रोडक्शन ऑफ पेडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ऑल्दो दिस मेंट बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर्स। हाँ भाई, पेडी मानी धान की फसल है, उसके लिए भी ट्रांसप्लांटेशन
प्लांटेशन की व्यवस्था की गई, भाई हम कैसे भी करके भाई हम पानी की व्यवस्था ज़्यादा रखें और यहाँ चीज़ें ज़्यादा उगाएं। वाइल द आयरन प्लग सेल लेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हल का इस्तेमाल करने से खेतीबाड़ी में उत्पादकता बढ़ी। इट्स यूज वाज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका इस्तेमाल उपमहाद्वीप की कुछ इलाकों में प्रतिबंध था। कल्टीवेटर्स, एक मिनट देखिए आप, ट्रांसप्लांटेशन इज यूज फॉर पेडी कल्टीवेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल। धान की फसल का उत्पादन वहीं होता है या उगाई वहीं जाती है जहाँ पानी खूब हो। हियर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, पहले बीजों को डाला जाता है। व्हेन द सैपलिंग्स हैव ग्रोन दे आर ट्रांसप्लांट इन वाटर लॉक्ड फील्ड से। जब सैपलिंग छोटे पौधे जब निकल आते हैं तब उनको वहाँ से उखाड़ करके उनको उस पानी वाली जगह में रोप दिया जाता है। दिस इंश्योर ए हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग एंड हायर यील्ड से। इससे वहाँ ज़्यादा फसल उत्पादित होती है। कल्टीवेटर्स इन एरियाज विच वर सेमी एरिड सच एज पार्ट्स ऑफ पंजाब and राजस्थान डिड नॉट अडोप्टेड टिल द 20th सेंचुरी। हाँ, 20वीं शताब्दी तक धान की फसल है पंजाब राजस्थान इलाके में ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ इतना प्लेंटीफुल पानी नहीं है। एंड दोज लिविंग इन हिली ट्रैक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस्ड हाउ कल्चर विच वाज मच बेटर सूटेड टू द टराइन। इन्होंने हाउ एग्रीकल्चर किया, मगर ढलान वाली जो ज़मीन है वहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी की। अनोदर स्ट्रेटेजी अडोप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द यूज़ ऑफ इरीगेशन। इसके साथ साथ इन्होंने सिंचाई का भी इस्तेमाल करना शुरू किया थ्रू वेल्स एंड टैंक्स, कुओं के माध्यम से, जलाशय के माध्यम से, एंड लेस कॉमनली इसके अलावा केनाल्स, नहरों के माध्यम से। कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स। समुदाय है, व्यक्तिगत लोगों ने कई जगह अपने कुंड बना लिए, जलाशय बना लिए। द लेटर यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज इन इंस्क्रिप्शंस। आगे चल के कुछ राजाओं ने, कुछ जमींदारों ने जब इन झीलों का, इन तालाबों का जब निर्माण किया तो उन्होंने वहाँ अपना अपना अभिलेख भी लिखवा दिया ताकि लोग उन्हें याद कर सके। डिफरेंसेज इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में क्या क्या अंतर थे। While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven। हाँ भाई, इन तकनीकियों से उत्पादन तो अच्छा हुआ लेकिन इसका लाभ सबको बराबर नहीं मिला, अनइवन, असमान मिला। What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture। कारण ये था कि जो खेतीबाड़ी में जो लोग संलिप्त थे वो अलग अलग प्रकार से थे। स्टोरीज स्पेशली विद इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। जैसे भी कहानियों में उल्लेख है, मजदूर है, भूमिहीन मजदूर है, खेतीबाड़ी करने वाले मजदूर है, छोटे छोटे किसान है, बड़े जमींदार है। द टर्म गहपति was often used in Pali text to designate the second and third category। गहपति जो एक उल्लेख किया गया है पाली दस्तावेजों में, अभिलेखों में, किताबों में, जो कि समाज के द्वितीय और तृतीय वर्ग के बारे में है। द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन हुज पोजिशन वाज ओपन हेरिडिटरी। जो विलेज का मुख्य है वो वंशानुगत है। इमर्ज एज पावरफुल फिगर्स, तो बड़े बड़े जमींदार और गांव का मुखिया है वो बड़े बड़े शक्तिशाली बनने लगे, उनकी पावर सामने आने लगी। एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टीवेटर्स, और दूसरे खेतीबाड़ी करने वाले लोगों पर भी अपना नियंत्रण करने लगे थे। अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट की हम बात करते हैं, तमिल साहित्य की। आल्सो मैंसन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज, उन्होंने भी गाँव में रहने वाले अलग अलग लोगों के बारे में बताया है। लार्ज लैंड ओनर्स और विलालर, प्लफमैन और उसावर, एंड स्लेव्स और अदिमई। देखो भाई, बड़े बड़े जमींदारों को विलालर बोला है, प्लफमैन खेतीबाड़ी करने वालों को उजावर बोला है और गुलामों को अडिमाई बोला है। इट इज़ लाइकली दैट these differences were based on differential access to land।
इसका मतलब ये है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ज़मीन पर किसका किस प्रकार से कितना क्या नियंत्रण, उसके आधार पर ये है। टू लैंड लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, और कुछ लोग मजदूर है, कुछ नई तकनीकी अपना रहे हैं। इन सच ए सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थिति में क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल। अब ये प्रश्न उठता है कि ज़मीन पे कौन नियंत्रण करे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एज दीज वर ओपन डिस्कस इन लीगल टेक्स्ट, हम कानूनी किताबों में आगे बताएं। गृहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ ए हाउस होल्ड, उसे घर का मुखिया माना गया है। हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वीमन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर्स हु शेयर्ड ए कॉमन रेसिडेंस, जो अपनी पावर है, नियंत्रण है महिलाओं पे, बच्चों पे, गुलामों पे, वर्कर्स पे करता है, एक ही घर में रहते हैं। ही वाज आल्सो द ओनर ऑफ द रिसोर्स, वह स्रोतों का मालिक भी है, लैंड का भी मालिक है, एनिमल एंड अदर थिंग्स, जानवरों का और अन्य चीज़ों का भी मालिक है। दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड, जो कि घर से संबंधित चीज़ें हैं। समटाइम द टर्म वाज यूज एज ए मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मैन बिलोंगिंग टू द अर्बन एलिट इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स। कई बार ये कुछ चीज़ें एक स्टेटस, अपना जो इज्जत का स्तर है उसके लेवल भी होती है। लोग डिग्निटी से भी इसको जोड़ लेते हैं कि कौन सा व्यापारी कितना धनवान है, ये सारी चीज़ें हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, देखिए भैया कि बाउंड्रीज का महत्व क्या है। द मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। मनुस्मृति है वह प्राचीन समय की कानूनी किताबों में एक किताब है। रिटर्न इन संस्कृत, संस्कृत में लिखी हुई एंड कंपाइल्ड बिटवीन सेकंड सेंचुरी एंड सेकंड सेंचुरी सी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक ये लिखी गई है। दिस इज वाट द टेक्स्ट एडवाइज द किंग टू डू। इस मनुस्मृति ने राजा को क्या कहा है। सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कंस्टेंटली राइज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज, सीमाओं की अज्ञानता से कंट्रोवर्सी आती है, विरोधाभास आता है। ही शुड हैव concealed boundary markers, buried stones, bones, cows hair, chaff, ashes, pots, heads, dried cow dung, bricks, coal, pebbles and sand। उसे पत्थरों के माध्यम से, हड्डियों के माध्यम से, गाय के बालों के माध्यम से, राख के माध्यम से, मटकों के माध्यम से, गोबर से या ईंटों से या कोयले से, मिट्टी से, कैसे भी बाउंड्री बनानी चाहिए। ही शुड आल्सो have other similar substances that would not decay in the soil, buried as hidden markers at the intersection of boundaries। या इनके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो जो कि दफन ना हो सके, उनके माध्यम से बाउंड्री तो सदैव बनानी ही चाहिए। तो बच्चों, आज का आपको रिमेनिंग पार्ट मेरा कैसा लगा। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को पूरा करने जा रहे हैं। आने वाले भागों में हम इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। माय चैनल मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर। वंस अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।